हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट विद मनीष। क्या आपको पता है इंडिया में 98% लोग हैं जो शेयर मार्केट में लॉस करते हैं और सिर्फ 2% लोग हैं जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग लॉस करते होंगे। अगर आप 98% में से निकल के 2% की कैटेगरी में आना चाहते हैं जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके अपना लॉस कैसे कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आप कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसलिए आपको चाय कॉफी जो भी पसंद है वो लेके आके बैठे और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आपका शेयर मार्केट में लॉस ना हो। फंडामेंटल एनालिसिस समझने के पहले सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में 98% लोगों को लॉस क्यों होता है। तो इसका सिंपल रीजन है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। शेयर मार्केट में लोगों का अजीब बिहेवियर है। जो 98% लॉस करते हैं वो इन्वेस्ट करने के पहले कभी भी स्टडी नहीं करते। लेट मी एक्सप्लेनिंग हाउ। नॉर्मली हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं तो उसका हम लोग सब कुछ चेक करते हैं, क्वालिटी, वारंटी एटसेट्रा सब कुछ चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो कपड़े का क्वालिटी चेक करते हैं, अगर ये कॉटन है कि नहीं है। यहाँ तक कि वड़ा पाव भी खरीदते हैं तो वड़ा गर्म है कि नहीं ये भी चेक करते हैं। अगर वड़ा गर्म नहीं रहा तो मैं तो नहीं खाऊंगा। वो सेम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले जरा भी स्टडी नहीं करते, वो यहाँ वहाँ से टिप्स लेके इन्वेस्ट कर देते हैं, तो लॉस तो होना ही था। आप सबको वॉरेन बफेट तो पता ही होंगे। वॉरेन बफेट अपने इनिशियल डेज में ऑलमोस्ट सभी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सभी कुछ पढ़ते थे। वो आज भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर आप भी किसी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस एक वे है जिससे आप कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं, आप कंपनी को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने एक बार फंडामेंटल एनालिसिस समझ लिया तो आप लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म नॉइज जैसे कि किसी कंपनी के एक प्लांट में आग लग गया या कंपनी का 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट कम हो गया या पूरे मार्केट के साथ आपका कंपनी का भी प्राइस कम हो रहा है, ये सबको इग्नोर करके लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने पे फोकस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी ह्यूज वेल्थ क्रिएट करती है और मार्केट क्रैश में भी दूसरे कंपनी से बहुत कम गिरती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएट किया है, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, TCS, पेज इंडस्ट्री और बहुत सारी कंपनी है। इनमें से सभी कंपनी ने 10 साल से ज्यादा ऑन एन एवरेज 20% का CAGR दिया है। 20% CAGR का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 3.5 ईयर्स में डबल हो जाएगा। है ना ये इंप्रेसिव? बट शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में भी पैसा डुबाया है, जैसे कि DHFL, सुज़लॉन एनर्जी, रिलायंस पावर एटसेट्रा। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आप लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये बात सही है कि लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएट होता है, बट आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके ह्यूज वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने इन्वेस्टर्स को गरीब भी किया है। इसलिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप फ्रॉड कंपनी या लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। आप में से बहुत लोग को लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको CA या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से होना जरूरी है। ये बात गलत है। मैं आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि आप फंडामेंटल एनालिसिस का A to Z समझ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको जो भी चाहिए वो पब्लिकली फ्री है, जैसे कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। ये आपको फ्री में अवेलेबल होता है। एनुअल रिपोर्ट में आपको कंपनी के बारे में A to Z पता चल जाता है। ये एनुअल रिपोर्ट आप कंपनी के वेबसाइट में जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड है इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा। किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी होती है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी उस इंडस्ट्री में किस तरह परफॉर्म कर रही है। तीसरा, एक्सेस टू न्यूज़। आप कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या गूगल फाइनेंस अलर्ट पढ़ सकते हैं। चौथा है MS Excel। आपको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। बस ये 4 टूल से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, बट उससे पहले इन्वेस्टर्स का माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट में 3 टाइप के लोग होते हैं, स्पेकुलेटर, ट्रेडर और इन्वेस्टर। चलिए जानते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि ये तीनों लोग सेम सिनेरियो में क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट्स से 2 दिन बाद RBI की मीटिंग है।
आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी या कम करेगी या फिर कुछ नहीं करेगी। बट आरबीआई का डिसीजन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कोई भी गारंटी से नहीं बोल सकता कि आरबीआई क्या करेगी। अभी समझो कि 3 लोग हैं, अमर, अकबर और एंथनी। ये तीनों का सेम सिचुएशन में अलग अलग डिसीजन होगा, अलग अलग डिफरेंट सोच होगा। तो चलिए तीनों का रिएक्शन देखते हैं। अमर को लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत लो लेवल पे है और आरबीआई इससे ज्यादा कम नहीं कर सकती, तो आरबीआई को डेफिनेटली उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। ये सोच के उसने 2 दिन पहले ही एसबीआई के शेयर्स बेच दिए। उसे लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉर्पोरेट को प्रॉब्लम होगा और पूरा का पूरा शेयर मार्केट गिरेगा। और वहीं अकबर को लगता है कि मार्केट में पहले से ही वॉलेटिलिटी बहुत है, तो आरबीआई के डिसीजन कुछ भी हो उसके बाद वॉलेटिलिटी कम होगा ही होगा। और उसने पास्ट में भी ये देखा है और ये सोच के उसने निफ्टी के 5 कॉल शॉर्ट कर दिए और उसे लगता है कि वॉलेटिलिटी अपने आप कम होगा तो उसका प्रीमियम भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। वहीं एंथनी की बात करें तो एंथनी के पास 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है जिसे उसने 2 साल से होल्ड करके रखा है और उसे पूरे इकोनॉमी की भी जानकारी है और उसे लगता है कि आरबीआई के डिसीजन के बाद भी शेयर मार्केट में कोई ज्यादा हलचल नहीं होने वाला है। उसे अपने शेयर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और उसे लगता है कि आरबीआई की मीटिंग एक शॉर्ट टर्म इवेंट है जिससे उसके पोर्टफोलियो पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके साथ ही अगर मार्केट ओवर रिएक्ट करता है और मार्केट नीचे जाता है तो और भी शेयर्स खरीदने के लिए वो रेडी है। अभी आपने तीनों का साइकोलॉजी समझ लिया। अब आरबीआई क्या डिसीजन लेता है और किसे कितना प्रॉफिट होता है वो अपना कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि तीनों के पास अपना लॉजिक है और तीनों को लगता है कि वो तीनों सही है। आपने देखा कि अमर का लॉजिक आरबीआई के आउटकम पे डिपेंडेंट है और उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। रियलिटी में आरबीआई क्या करेगा वो गेस करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। अमर क्या कोई भी नहीं बता सकता कि आरबीआई क्या करने वाला है, ये प्योर स्पेकुलेशन है। और वहीं अकबर के पास प्रॉपर प्लान है और वो स्ट्रैटेजी के साथ अपना ट्रेड ले रहा है। एक ट्रेडर अपना प्लान स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूट करता है, ना कि स्पेकुलेशन के साथ। और वहीं अपने एंथनी को जरा भी टेंशन नहीं है, उसे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसका प्लान है कि उसे लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना है। एंथनी एक प्योर इन्वेस्टर है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ही ये वीडियो को देखें, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही सूट करता है। तो चलिए अब फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस 2 टाइप का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के बिजनेस चेक करते हैं, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी क्या करता है और एटसेट्रा। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो को चेक करते हैं, जैसे कि पी, आरओसी, आरओई एटसेट्रा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट ही फ्रॉड है तो आप कंपनी के नंबर्स देख के क्या करेंगे, एंड में आपको लॉस ही होना है। तो चलिए सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है और मैनेजमेंट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट गलत निकला तो वो कंपनी फ्यूचर में डूबेगी और साथ ही साथ आपका पैसा भी लेके डूबेगी। कंपनी के मैनेजमेंट को कंपनी के बारे में सब कुछ पता होता है। डीएचएफएल का एग्जांपल लेते हैं। डीएचएफएल का प्रमोटर वाधवंश, उनके अगेंस्ट केस चल रहा है। उन्होंने बहुत सारे शेल कंपनी क्रिएट किए और डीएचएफएल को फ्रॉड कंपनी बना दिया और एट द एंड क्या हुआ, कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसके साथ जितने भी इन्वेस्टर हैं सबके पैसे डूब गए। सेकेंड है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है और कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये देखना भी बहुत जरूरी है कि कंपनी में कोई मार्की इन्वेस्टर है कि नहीं, या फिर कंपनी को कोई फैमिली के लोग ही चला रहे हैं जिनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। थर्ड है माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कैसे ट्रीट करती है। आप और हम दोनों ही माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, क्योंकि हम 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फोर्थ है सैलरी पेड टू प्रमोटर। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपने प्रमोटर्स को कितना सैलरी दे रही है, कहीं वो इंडस्ट्री से ज्यादा तो नहीं दे रही है। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट का सब पैसा प्रमोटर को ही देगी तो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए क्या यूज करेगी, और अगर कंपनी का एक्सपेंशन नहीं होगा तो शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ेगा और अपना प्रॉफिट भी नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, ऑपरेटर एक्टिविटी इन शेयर। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी का शेयर हमेशा अपर सर्किट या लोअर सर्किट में रहता है तो उसमें ज्यादातर चांसेस है कि उस कंपनी के शेयर को ऑपरेटर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं और यही रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। ज्यादातर ऐसी कंपनियां पेनी स्टॉक्स होती है और रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि मैंने कम पैसे में शेयर्स खरीद लिए। आगे चलकर उनमें से 98% शेयर्स
ट्रेड होना बंद हो जाते हैं और पूरा इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाता है। सो आप भी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने से बचिए। 6 है शेयर होल्डर्स। आपको देखना चाहिए कि उस कंपनी में किसी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है कि नहीं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या किसी मार्केट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है कि नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टर को अच्छे से पता होता है कि कंपनी क्या कर रही है। 7 पॉइंट है प्रमोटर्स लाइफस्टाइल। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के प्रमोटर्स का लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा ही लेविश तो नहीं है, वो अपने वेल्थ का शो ऑफ तो नहीं करते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी रेड फ्लैग दिखता है तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि ये सब फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अच्छे से एनालाइज करेंगे तो इसमें से ऑलमोस्ट सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पब्लिकली फ्री अवेलेबल होता है। ये आप कंपनी की वेबसाइट या बीएससी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई भी फाइनेंशियल साइट्स लाइक मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हैं। मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए अमर राजा बैटरी का एनुअल रिपोर्ट बीएससी के साइट से डाउनलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनी कंपनी। आप में से ऑलमोस्ट सभी को पता है कि एनुअल रिपोर्ट होता क्या है, बट जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूं, एनुअल रिपोर्ट किसी भी कंपनी का बायोडेटा होता है जिसमें ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन रहते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेवेन्यू एटसेट्रा। किसी भी एनुअल रिपोर्ट में 9 सेक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, द मैनेजमेंट स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, 10-year फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल सेक्शन एंड नोटिस। फाइनेंशियल सेक्शन में भी 3 सेक्शंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं अभी चाय लेके आता हूँ और आप भी चाय या कॉफ़ी जो आपको पसंद है वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि मैं इसके आगे सभी 9 सेक्शन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप अभी चाय और कॉफ़ी पीने के बाद आप फ्रेश हो गए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहला सेक्शन जो है वो है फाइनेंशियल हाइलाइट्स। फाइनेंशियल हाइलाइट्स में बेसिकली कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का समरी डिस्प्ले करती है। ये ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्म में हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने इस सेक्शन में एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एटसेट्रा सब कुछ शॉर्ट में डिस्प्ले किया है। ये सब टर्म मैं आपको फाइनेंशियल सेक्शन में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद 2 सेक्शंस है, मैनेजमेंट स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली ये दोनों सेक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ। आपको भी इन दोनों सेक्शन में एक एक वर्ड पे ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट सेक्शन को चेयरमैन्स मैसेज भी बोलते हैं। इस सेक्शन में जो भी कंपनी का चेयरमैन होता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है। अभी आप बोलोगे कि कंपनी तो उसकी ही है, वो इस सेक्शन में कुछ भी बोल सकता है और मोस्टली अच्छा ही बोलेगा, तो आप सही है। आपको ये देखना है कि वो चेयरमैन जो भी बोल रहा है क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो रियलिटी में पॉसिबल है। देखो, थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। फ्रॉड कंपनी के चेयरमैन तो ये भी बोल सकते हैं कि उनकी कंपनी फ्यूचर में चांद पे भी बिजनेस करेगी, बट क्या ये बिलीवेबल है? नहीं ना। इतना तो कॉमन सेंस आपको भी यूज़ करना पड़ेगा। बट जो भी अच्छी कंपनी होती है, जैसे कि TCS, अमर राजा बैटरी, इन्फोसिस, उसके चेयरमैन रियलिस्टिक बात ही करते हैं। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक कंपनी थी जो कि 5% से ग्रो हो रही थी, बट एक एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला कि ये 20% से ग्रो होगी। इसके 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो कंपनी के मैनेजमेंट को ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है, या तो वो फेक रहा है। मुझे ये कंपनी में थोड़ा रिस्क लगा, इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। आज वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, विच इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। मेरे हिसाब से ये सेक्शन पूरे एनुअल रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सभी कंपनी ये सेक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करती है। कंपनी इस सेक्शन में ओवरऑल इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजनेस सेंटीमेंट क्या है वो सब डिस्कस करती है। अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है यानी फॉरेन में बेचती है तो वो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर राजा बैटरी का एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में इंटरेस्ट है, इसलिए उसने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस किया है। इसके बाद कंपनी यूजुअली इंडस्ट्री के बारे में क्या ट्रेंड चल रहा है वो डिस्कस करती है। इस सेक्शन से पता चलता है कि कंपनी के लिए क्या थ्रेट है और क्या अपॉर्चुनिटी है। मैं ये सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ और इसके पीयर्स के एनुअल रिपोर्ट में भी जाके इस सेक्शन को पढ़ता हूँ और इसे कंपेयर करता हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि ये सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको TCS में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्फोसिस के एनुअल रिपोर्ट में भी जाओ और वहाँ पे भी जाके ये चेक करो और कंपेयर करो कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। अभी तक हमने मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस डिटेल में देखा है।
इसके बाद एनुअल रिपोर्ट में ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट, R&D रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट एटसेट्रा होता है, बट वो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अगर आप रीड करेंगे तो ईजिली समझ जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फाइनेंशियल सेक्शन एनुअल रिपोर्ट का लास्ट सेक्शन होता है और आपको भी पता है कि फाइनेंशियल सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 सब सेक्शन होता है। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेकंड बैलेंस शीट एंड थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेट्स सी ईच ऑफ देम इन डिटेल। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 टाइप के होते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजुअली कोई भी अच्छी कंपनी के बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी होती है और ये कंपनी किसी दूसरे अच्छी कंपनी की होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है। इन दोनों को समझने के लिए क्रिसिल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि क्रिसिल इंडियन कंपनी है जो मोस्टली दूसरे कंपनी को रेटिंग देती है। क्रिसिल का प्रमोटर एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम S&P है, जो कि क्रिसिल में 51% स्टेक रखता है और S&P मैग्रो हिल कंपनी का 100% सब्सिडरी कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्रो हिल कंपनी S&P कंपनी का है और S&P कंपनी 51% स्टेक रखता है क्रिसिल में। क्रिसिल भी एक कंपनी ओन करती है जिसका नाम है आयरवाना। अब आप ये सब ध्यान में रखो। नाउ लेट्स अज्यूम क्रिसिल ने 1000 करोड़ का लॉस पोस्ट किया और आयरवाना, जो कि क्रिसिल की सब्सिडरी कंपनी है, उसने 700 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। अब आप बताओ क्रिसिल को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। आपको क्या लगता है क्रिसिल का ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? क्रिसिल ने स्टैंड अलोन यानी खुद का 1000 करोड़ का लॉस किया, बट क्रिसिल ने ओवरऑल कंसोलिडेटेड में 300 करोड़ का लॉस किया, विच इज 1000 माइनस 700 करोड़, विच इज 300 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। चलो एक और सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास एक कंपनी है जो कार बनाती है और एक और दूसरी कंपनी है जो बाइक बनाती है। आपकी कार बनाने वाली कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया और आपकी बाइक बनाने वाली कंपनी ने 10 करोड़ का लॉस किया है। अब आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वो कैसे? आपने कार वाली कंपनी से 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, बट बाइक वाली कंपनी से 10 करोड़ का लॉस किया। सो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 करोड़। सो 90 करोड़ आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया। और कार बनाने वाली कंपनी ने स्टैंड अलोन बेसिस पे 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। आई होप अब आप स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट समझ गए होंगे। मैं पर्सनली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट चेक करता हूँ ताकि मुझे पूरे कंपनी का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन पता चल सके। चलो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसको डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा जो बैटरी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का 4 पार्ट होता है। फर्स्ट, द रेवेन्यू ऑफ कंपनी फॉर द गिवन पीरियड। सेकंड, द एक्सपेंस। थर्ड, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। फोर्थ, द अर्निंग पर शेयर। ये वर्ड्स आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। मैं आपको एक एक लाइन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट होता है रेवेन्यू, जिसे हम कंपनी का टॉप लाइन भी बोलते हैं। आप बहुत बार सुनते हैं कि इस कंपनी का टॉप लाइन इतना है, उस कंपनी का टॉप लाइन इतना है। किसी भी कंपनी का टॉप लाइन वो होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू साइड समझाने के पहले आपको हेडिंग्स में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2021। इसका मतलब ये है कि ये एनुअल रिपोर्ट है, ना कि क्वार्टरली स्टेटमेंट है। और मार्च 31, 2021 का मतलब ये है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, जिसको सिंपली FY21 बोलते हैं। सेकेंडली, इसमें जो भी करेंसी होता है वो मिलियंस में होता है। आपको पता ही है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। मैं आपको फिगर्स करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रेवेन्यू इन डिटेल। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में सबसे पहला लाइन आइटम है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग अमर राजा बैटरी का एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं और वो बैटरी बनाती है। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट 7091 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने बैटरी बेच के FY21 में 7091 करोड़ कमाया है। नेक्स्ट लाइन आइटम इज सेल ऑफ सर्विस, विच इज 41.65 करोड़। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने बैटरी के सर्विस और मेंटेनेंस से 41.65 करोड़ कमाया है। इसके बाद अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, जो कि दूसरे काम से कमाया है, जैसे कि स्क्रैप और एटसेट्रा। फाइनली इसका टोटल 7149 करोड़ है, जो कि ये तीनों का सम है। टोटल रेवेन्यू का सिंपल फॉर्मूला है टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस सेल ऑफ सर्विसेज प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम।
ये तीनों का भी डिटेल एनुअल रिपोर्ट में अलग से रहता है, जैसे कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में एक्चुअली कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बेच के सेल किया है, किस टाइप के सर्विसेज से पैसे कमाए, और अदर रेवेन्यू में क्या क्या आता है, जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट कमाया है या फिर म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट कमाया है, और भी बहुत कुछ। आप ये ईजिली समझ सकते हैं। रेवेन्यू सेक्शन के बाद जो दूसरा सेक्शन आता है वो है अदर इनकम। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर राजा बैटरी ने FY21 में अदर इनकम से 87 करोड़ कमाया है। अदर इनकम का भी डिटेल आप नोट्स में देख सकते हैं, ये भी एनुअल रिपोर्ट में रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम जैसे कि FD, डिविडेंड इनकम, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। अदर इनकम के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो सेक्शन आता है वो है एक्सपेंसेस। इस सेक्शन में कंपनी एक्सप्लेन करता है कि उसने कितना खर्चा किया है। एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट आपको देखना चाहिए कि कंपनी कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, कंपनी का एक एक रुपया कहाँ खर्चा हो रहा है, यह आपको नोट करना चाहिए। एक्सपेंसेस में भी बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं। उसमें सबसे पहला सब सेक्शन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नाम से ही पता चलता है कि ये खर्चा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए किया गया है। ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ज़्यादा तो खर्च नहीं करना पड़ रहा है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। नेक्स्ट लाइन आइटम है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो कि 429 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 429 करोड़ का फिनिश गुड खरीदा है। फिनिश गुड्स का मतलब है रेडी टू यूज सामान। नेक्स्ट लाइन आइटम है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने पास्ट में बैटरी बनाने के लिए जो खर्चा किया था उसे ये फाइनेंशियल ईयर में सेल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 61 करोड़ नेगेटिव है। किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में अगर कोई नंबर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये होता है कि वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव 67 करोड़ का मतलब ये हो गया कि कंपनी ने जितने बैटरी बनाई है उससे कम बैटरी सेल कर पाई। एक्सपेंस में नेक्स्ट लाइन आइटम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि कंपनी ने एम्प्लॉय पर कितना पैसा खर्चा किया है, जैसे कि सैलरी, बोनस एटसेट्रा, ये सब इस लाइन आइटम में आता है। आप देख सकते हैं कि अमर राजा बैटरी ने अपने एम्प्लॉय के ऊपर 426 करोड़ खर्च किया है। इसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने अगर कुछ फंड बोरो किया है तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और वो इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर राजा बैटरी का फाइनेंस कॉस्ट 10.5 करोड़ है। जब हम बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट लाइन आइटम है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसको समझने के लिए आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। टेंजिबल एसेट फिजिकल फॉर्म में होता है जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर, कार, बिल्डिंग और एटसेट्रा। इनटेंजिबल एसेट फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, फिर भी कंपनी के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, फ्रेंचाइजीज, कस्टमर लिस्ट एटसेट्रा। कोई भी एसेट टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट डिप्रिशिएटिंग होता है। फॉर एग्जांपल, एक लैपटॉप का यूजफुल लाइफ 4 to 5 ईयर्स का होता है, उसके बाद वो आउटडेटेड हो जाता है। सेम इंटेंजिबल एसेट के साथ भी होता है, बट उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। एक्सपेंस में लास्ट आइटम जो आता है वो अदर एक्सपेंस है। इसका नोट्स भी आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है। इन सबको सम करेंगे तो आपको टोटल एक्सपेंस पता चल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर राजा बैटरी के केस में टोटल एक्सपेंस 6,363 करोड़ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेक्स्ट सेक्शन आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब ये है कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को निकाल दे, बट इस अमाउंट पे अभी भी टैक्स नहीं लगा है। इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर राजा बैटरी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 873 करोड़ है। नेक्स्ट लाइन आइटम है नेट टैक्स, जो कि 226 करोड़ है, जो कि कंपनी को पे करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से नेट टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे प्रॉफिट ऑफ द ईयर बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर राजा के केस में प्रॉफिट ऑफ ईयर 646 करोड़ है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर को
पैट भी बोलते हैं, विच इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस एप्लीकेबल टैक्सेस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो लास्ट सेक्शन है वो है अर्निंग पर शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने एक शेयर के पीछे कितना पैसा कमाया है। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है EPS इक्वल टू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर डिवाइड बाय प्रॉफिट। अभी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप अभी आपको स्क्रीन पे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिख रहा है वो आप अभी समझ पा रहे हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आप जानते हैं कि आप कंपनी का बैलेंस शीट कैसे चेक कर सकते हैं। किसी भी बैलेंस शीट में 3 पार्ट होता है, एसेट, लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। एसेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों कंपनी को बिलोंग करते हैं और ये कंपनी के रिसोर्स होते हैं और ये अभी या फ्यूचर में कंपनी को इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। टिपिकली प्लांट्स, मशीनरी, ब्रांड्स ये सब कंपनी के एसेट होते हैं। एसेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, करेंट और नॉन करेंट। इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले लायबिलिटी समझते हैं। सिंपल टर्म में बताऊं तो लायबिलिटी एक लोन होता है जो कंपनी ने लिया होता है, उसे कैसे भी करके पे करना पड़ता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग एटसेट्रा। लायबिलिटी भी 2 टाइप का होता है, करेंट और नॉन करेंट, जिसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल होता है, इसीलिए बैलेंस शीट को बैलेंस शीट बोलते हैं। किसी भी कंपनी के पास जितने भी एसेट्स होते हैं वो या तो ओनर के पैसे से खरीदा रहता है या फिर लोन यानी लायबिलिटी से खरीदा होता है। बैलेंस शीट में 3rd आइटम है शेयर होल्डर इक्विटी। जैसा कि आप देख सकते हैं शेयर होल्डर इक्विटी लायबिलिटी सेक्शन में आ रहा है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि शेयर होल्डर इक्विटी तो कंपनी का एसेट हुआ ना, लायबिलिटी कैसे हुआ। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसको समझने के लिए आपको बैलेंस शीट देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। समझो कि कंपनी एक आदमी है जिसका काम है कि शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करना। अभी आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ब्यूटी नजर आएगी। कंपनी का मानना है कि शेयर होल्डर का वेल्थ कंपनी का नहीं होता है, ये फंड कंपनी के शेयर होल्डर का होता है और कंपनी का दायित्व होता है कि उसे पे बैक करना है, इसलिए इसको लायबिलिटी में रखा गया है। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो आप लायबिलिटी सेक्शन को डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लायबिलिटी सेक्शन में 3 सब सेक्शन है, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ लेट्स सी नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है। नॉन करेंट लायबिलिटी में वो लोन्स आते हैं जो कंपनी 1 साल के अंदर पे नहीं करने वाली है। नॉन करेंट लायबिलिटी में भी 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये पूरे बैलेंस शीट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने टोटल कितना पैसा लोन लिया है। किसी भी कंपनी का जितना लॉन्ग टर्म बोरिंग कम होता है वो कंपनी उतनी ही अच्छी होती है। सेकेंड लाइन आइटम है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बेसिकली ये फ्यूचर टैक्स पेमेंट का प्रोविजन होता है। अगर कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में किसी भी वजह से टैक्स देना पड़ सकता है तो वो थोड़ा अमाउंट अलग से रखती है। थर्ड लाइन आइटम है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये भी एक प्रोविजन है बट इसमें कंपनी थोड़ा पैसा अलग से रखती है, बट ये पैसा मोस्टली एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होता है, जैसे कि ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, PF एटसेट्रा। आई होप अभी आपको नॉन करंट लायबिलिटी समझ गया होगा। करंट लायबिलिटी बेसिकली वो लोन होता है जिसे कंपनी को 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि करंट और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। करंट लायबिलिटी बेसिकली वो लोन होता है जिसे कंपनी को 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है। सो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि करंट और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। समझो कि आपने एक फोन EMI पे लिया है, आप इसका पेमेंट कुछ महीनों में कर देंगे, इसलिए करंट लायबिलिटी हो गया। और समझो कि आपने एक अपार्टमेंट लिया है जिसके लिए 15 साल का लोन लिया है, ये लोन आप आराम से पे करोगे, इसलिए ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। कितना सिंपल है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अमर राजा बैटरी का करंट लायबिलिटी 1329 करोड़ है। इसके भी सब पार्ट होते हैं बट वो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप खुद ही समझ जाएंगे। अभी तक मैंने बैलेंस शीट का लायबिलिटी पार्ट एक्सप्लेन किया है, इसके बाद मैं बैलेंस शीट का एसेट पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि एसेट के भी 2 पार्ट होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, और ये दोनों के भी बहुत सारे सबसेक्शन होते हैं। मैं हर एक आइटम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स का डिटेल देखते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि
नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी को 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉन करंट एसेट्स के भी 8 सेक्शंस है, बट वो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको देख के ही समझ जाएगा। अगर आपको उसके बाद भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसे कंपनी कैश में कन्वर्ट कर सकती है और 1 साल के अंदर यूज करने वाली है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि उसे 1 साल के अंदर कुछ पैसे की जरूरत होगी तो वो करंट एसेट्स को यूज कर लेता है। करंट एसेट्स में भी 3 सबसेक्शन होता है। फर्स्ट, इन्वेंट्री। इसमें कंपनी का फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल एटसेट्रा आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अमर राजा बैटरी का इन्वेंट्री 1438 करोड़ है। नेक्स्ट लाइन आइटम है फाइनेंशियल एसेट्स, जो कि अमर राजा बैटरी के केस में 273 करोड़ है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक डिपॉजिट, ये सब आता है। सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। लिक्विड मीन्स कंपनी इजिली इसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है। अभी आप लायबिलिटी और एसेट्स दोनों के बारे में जानते हैं। आई होप अभी आपको जो स्क्रीन पे बैलेंस शीट दिख रहा है वो आपको समझ में आता होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सी थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी एग्जैक्टली कितना पैसा जनरेट कर रही है। ये किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आपको वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी मिल जाता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों देखने का। आप यहाँ सही भी हैं और गलत भी, कुछ भी मतलब कुछ भी। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अज्यूम करो कि एक कंपनी है जो कि लैपटॉप सेल करती है, ठीक है, और ये कंपनी एक लैपटॉप 25,000 में सेल करती है। मान लो कि कंपनी ने एक दिन में 20 लैपटॉप सेल किया, तो उस कंपनी का सेल्स कितना हुआ, 20 × 25,000 विच इज 5 लाख। तो कंपनी ने 5 लाख का सेल किया है, बट उसमें से 4 लैपटॉप उसने क्रेडिट पे दिया है। क्रेडिट पे दिया इसका मतलब क्या है कि वो EMI पे किया है, तो उसका पैसा अभी उसे नहीं मिला है। तो कंपनी का नेट सेल कितना हो गया, 5 लाख, बट कंपनी का एक्चुअल सेल कितना हुआ, 4 लैक्स। अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट सेल्स 5 लाख दिख जाएगा, बट एक्चुअली में उसका नेट सेल्स 5 लाख है क्या, नहीं ना। उसका नेट सेल्स है 4 लाख और 1 लाख उसने क्रेडिट पे दिया है। यही चीज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये भी बहुत सिंपल है, तीनों को डिटेल में देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नाम से ही पता चल गया होगा कि आपको ये कैश कंपनी के कोर एक्टिविटी जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑल से आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें वो इन्वेस्टमेंट आता है जो कंपनी फ्यूचर में बेनिफिट के लिए करता है, जैसे कि लैंड खरीदना, कोई प्लांट खरीदना या फिर कोई इक्विपमेंट खरीदना जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटी। आप सब लोग को ऐसी कंपनी तो बहुत पसंद है जो डिविडेंड देती है। क्या आपको पता है वो डिविडेंड भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। इसके साथ ही किसी भी डेट के लिए जो इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर नए डेट के लिए जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो सब कुछ इस सेक्शन में आता है। किसी भी कंपनी ने 1 रुपया भी जो कमाया है और 1 रुपया भी जो खर्चा किया है सब कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट में रहता है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि अमर राजा बैटरी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 96 करोड़ है। ये 96 करोड़ से आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये होता है कि अमर राजा बैटरी के पास FY21 के एंड में 96 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट है, जो कि FY21 में 32 करोड़ था। फाइनली आपको पता है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट कैसे चेक कर सकते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। आई होप अभी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करेंगे ताकि आपका लॉस कम हो सके। मैंने आपको इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस का क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सप्लेन किया है। फंडामेंटल एनालिसिस का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है जिसमें आप कंपनी के
फाइनेंशियल रेशियो जैसे कि पी, ROC, ROE ये सब देखते हैं। लेकिन ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको और क्या क्या सीखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब टू इन्वेस्ट विद मनीष।